नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। इसका अध्याय 2 है सामाजिक भेदभाव। बच्चों, हम लोगों ने सामाजिक भेदभाव इस अध्याय के पिछले भाग के वीडियो में देखा कि सामाजिक भेदभाव क्या होता है, रूढ़िवादिता क्या है और पूर्वाग्रह कैसी धारणा है। और भी हम लोगों ने देखा कि लड़के तथा लड़कियों में समाज के द्वारा कैसे भेदभाव किया जाता है। बच्चों, बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इस अध्याय के इस भाग में देखेंगे कि जातीय भेदभाव क्या है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था कि लड़कों तथा लड़कियों में समाज के द्वारा काफ़ी भेदभाव किए जाते हैं, पर यह भेदभाव जो है वह अब समाज में न्यूनतम रह गया है। यानी हमारे समाज का जो स्तर है वह अब सुधर गया है। अब समाज में लड़के तथा लड़कियों को एक समान देखा जाता है। इसका एक जीवंत उदाहरण बच्चों हमारे सामने अभी अभी देखने को मिला है कि हमारे झारखंड की रांची के पास ओरमांझी का नाम आपने सुना होगा। ओरमांझी की एक गांव की रहने वाली एक गरीब परिवार की, एक किसान परिवार की लड़की चंचला कुमारी, जिसे पहली बार झारखंड की तरफ से पहली ऐसी लड़की बनी जिसने विश्व कुश्ती जूनियर प्रतियोगिता में झारखंड का नाम, भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में रोशन करने का मौका मिला है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारा समाज बदल रहा है। चंचला की माँ ने बताया कि उनके घर में बेटा भी है, पर वो अपने बेटे से ज़्यादा अपने बेटी को प्यार करते हैं, अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। अपना जो झुकाव है उनका, वो उनकी बेटी की तरफ है। तो इस प्रकार हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है और बेटे तथा बेटी में, लड़के लड़की में भेद को कम कर रहा है। इसी प्रकार हमें हमारे समाज को बदलना है। बच्चों, अब इस अध्याय के आगे के भाग में हम देखेंगे कि जातीय भेदभाव क्या है। जातीय भेदभाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, जातीय भेदभाव, हमारे समाज में कई वर्ग के लोग रहते हैं और कई तरह के कार्य करते हैं। जैसे कोई किसान है, कोई खेती करता है, कोई सफाई करता है, कोई हल चलाता है, तो कोई मछली पकड़ता है, कोई सिलाई करता है, कोई दर्जी है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं जो कि विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, पर हमारे समाज में कार्यों में अभी भी भेद है। कई ऐसे कार्य हैं समाज के जो कि सभी वर्ग के लोग नहीं करना चाहते, जैसे कि सफाई करना, नालियों का कचरा साफ करना, सड़क की सफाई करना, कपड़े धोना। ये सब ऐसे कार्य हैं जो कि सभी वर्ग के लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जाति भेदभाव का जन्म होता है। यहाँ से जातीय भेदभाव का जन्म होता है। जब पहले का समाज था, प्राचीन काल में, पहले के काल में लोग नीचे स्तर के काम करने वाले लोगों को निम्न वर्ग का लोग समझते थे और उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। तो जो प्राचीन काल में निम्न स्तर के कार्य करने वाले लोग होते थे, उनके बच्चे विद्यालय में उच्च वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। निम्न वर्ग के जो लोग होते थे, निम्न जाति के लोग जो होते थे, वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस तरह समाज जो था वो जातिवाद के बंधन से इस तरह जकड़ा हुआ था कि समाज में काफ़ी विषमता व्याप्त थी। पर अब हमारा समाज बदल रहा है। अब हमारे समाज में जाति के नाम पर, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। अब हमारे समाज में किसी भी जाति वर्ग को उसके जाति के नाम पर अवसर प्राप्त नहीं होते, बल्कि उसके गुणों के आधार पर उसको अवसर या लाभ के पद प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है।
जो हमारे समाज की एकता के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे देश के एक प्रसिद्ध नेता के बारे में। ये है हमारे देश के एक बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलित नेता के रूप में जाना जाता है। जाति आधारित भेदभाव का सामना इन्हें भी करना पड़ा था। जब वे 9 वर्ष के थे तो एक दिन उन्हें अपने पिता से मिलने कोरेगांव, जो कि महाराष्ट्र की एक जगह है, जाना था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि कोरेगांव कैसे जाना है। अतः वे एक स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया था। वहां का स्टेशन मास्टर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसे भीमराव अंबेडकर की जाति का पता चला तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी अंबेडकर की जाति का पता चल चुका था। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन्हें बड़ा असहज महसूस हुआ। तो बच्चों, देखा आपने कि कैसा था हमारा पहले का समाज। उसमें जातीय भेदभाव बहुत ही व्यापक रूप में व्याप्त थे। बच्चों, हमारी जो भेदभाव की भावना है वो केवल जातिगत भावना तक सीमित नहीं है। हम कई प्रकार के भेदभाव समाज में करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि यह जो भेदभाव है यह सदियों से चला आ रहा है, कई वर्षों से चला आ रहा है। जैसे आपने हमारे आसपास, अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निःशक्त होते हैं, यानी शरीर से कुछ कार्य नहीं कर पाते। उनके शरीर का कोई अंग जो है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि कुछ लोग जो हैं वो शरीर से सही नहीं हैं। ऐसे लोगों को हम लोग दिव्यांग कहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। इन्हें भी समाज में अच्छे से सामान्य रूप से जीने का अधिकार है। इन्हें भी यह अधिकार प्राप्त है कि वो समाज में रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और किसी भी लाभ के पद को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों को दिव्यांग कहते हैं। बच्चों, इन्हें भी समाज में वही अधिकार चाहिए जिसके वे हकदार हैं। हमें इनके प्रति सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। इन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। तो बच्चों, इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। ये है प्रेरणा, हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप ईरा सिंघल। ईरा सिंघल वर्ष 2014 की यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। इन्होंने इस सफलता को चौथे प्रयास में प्राप्त किया। ये स्कोलियोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है। बच्चों, स्कोलियोसिस क्या होता है? इसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित है तथा बाजुओं की गति सही नहीं है, यानी इनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और बाह जो है वो सही तरह से काम नहीं करते हैं। इस मुकाम को हासिल करने वाली वह पहली दिव्यांग है। सन 2010 में भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण इन्हें अधिकारियों ने पद देने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 साल के बाद ईरा के पक्ष में निर्णय दिया गया। वे कई निजी कंपनियों में उच्च पद को सुशोभित कर चुकी हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि यह हमारे लिए प्रेरणा है, प्रेरणादायिनी है। तो हमें भी अपने आसपास के लोगों से जो कि विशेष आवश्यकता वाले होते हैं और दिव्यांग होते हैं, उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों, क्या आपको पता है दुनिया के और देशों की तरह भारत में भी समय समय पर समानता के लिए, समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन होते रहे हैं। भारत में भी सदियों पहले, बहुत वर्षों पहले
अंग्रेजों के काल से ही, जब अंग्रेजों का काल था, जब अंग्रेजों का शासन भारत पर था, तो वहाँ पर समानता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध तो आंदोलन था ही, और समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, असमानता है, उनके विरुद्ध भी आंदोलन चल रहे थे। तो इस आंदोलन में किसानों ने, महिलाओं ने तथा जनजातीय समूहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसानों ने जमींदारों के खिलाफ, किसानों तथा जनजातीय समूहों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किए। उन्होंने जमींदारों का जो उनके प्रति रवैया था, जो उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता था, उसके विरुद्ध आंदोलन किया। महिलाओं ने मिलकर एकजुट होकर आंदोलन किए, क्योंकि उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार चाहिए थे। और दलितों ने आंदोलन किया, दलित समाज ने एकजुट होकर आंदोलन किया कि उन्हें भी मंदिरों में प्रवेश चाहिए था। तो इस प्रकार कई ऐसे आंदोलन हुए जिससे समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने में मदद मिली। बच्चों, हमारे विभिन्न समाज सुधारकों नाम आपने सुना होगा, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फुले जैसे विचारकों ने काफी बल दिया। भारत 1947 में आजाद हुआ तो कई हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव और इसके खिलाफ लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष से परिचित थे। अतः हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। बच्चों, हमारे संविधान में कई प्रावधान ऐसे हैं जो कि भेदभाव को मिटाने में सहायक हैं। वो निम्नलिखित। पहला है, भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। दूसरा है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सारे धर्म एक समान हैं। यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं एवं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तीसरा है, सभी लोगों को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं, लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार महिलाओं और पिछड़े हुए समुदायों के लिए विशेष कदम उठा सकती है। वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। कौन कौन से वर्ग आते हैं पिछड़े वर्ग में, हम देखेंगे। महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग। सरकार का यह कर्तव्य है कि कमजोर एवं पिछड़े लोगों को सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाए। और हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है, हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान ने क्या क्या प्रावधान रखे हैं विषमता को दूर करने के लिए, सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए। तो इस प्रकार बच्चों, हम देखते हैं कि हर भारतीय के लिए जो है समानता का मूल्य वह वास्तविक मूल्य बने, एक सच्चाई बने, एक आईना बने। यह तभी संभव होगा जब हम अपने लिए संघर्ष करेंगे। इसके लिए 3 कारक हैं। पहला, लोगों के लिए संघर्ष, दूसरा उनके आंदोलन, और तीसरा सरकार द्वारा उठाए गए कदम। इसके अलावा बच्चों, हमारे सामाजिक जो भेदभाव हैं उनसे हमें दूर रहना होगा, पूर्वाग्रहों से बचना होगा, रूढ़िवादिता को समाज से पूरी तरह से खत्म करना होगा। तब जाकर के हमारा समाज जो है वो इस सामाजिक भेदभाव से परे उठ पाएगा और हमें इसके प्रयास में अग्रसर होना होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने
इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार हम सामाजिक भेदभाव को खत्म कर सकते हैं, रूढ़िवादिता को खत्म कर सकते हैं, पूर्वाग्रहों को खत्म कर सकते हैं और अपने समाज को एक सुदृढ़ समाज बना सकते हैं। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर में अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।